बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू नो दैट दिस इज केसी, ठीक है। और केसी की वैल्यूज जो है, यानी आपके पास जो है केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यूज हमेशा फिक्स हो, ठीक है, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन इसकी वैल्यूज फिक्स होंगी बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये बात आपने याद रखनी कि केसी वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मींस जैसे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल पढ़ी थी, तो 425 डिग्री सी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर एचआई बना रहे हैं। अगर हम उस रिएक्शन पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ केसी की वैल्यू से हमें किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या चीज पता चलती है, उसकी पोजीशन पता चलती है, ठीक है। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन मीन पोजीशन, वही बात हो गई कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मीन कि वेदर रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो वेदर रिएक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड, क्या इस रिएक्शन से हम ज्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मींस दैट इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा हम स्टडी करेंगे कि अगर हम केसी वैल्यूज पर डिफरेंट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या इफेक्ट होगा। केसी की वैल्यूज हमें हेल्प करती है। सबसे पहले आपने ये जहन नशीन कर लेना है कि केसी की वैल्यूज हमेशा फिक्स होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब सपोज करें कि केसी की वैल्यू के लिए हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी अगर आपको केसी की वैल्यू दे दी जाए तो उससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, कि वेदर द रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और वेदर द रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। केसी आपको पता है दिस इज द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो किसी भी रिएक्शन के लिए। द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम कैन बी प्रेडिक्टेड बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो। अब एक रिएक्शन है, हमने एक खास टेम्परेचर उसके लिए सेट कर दिया है और उसके लिए सपोज कर लें कि आपके पास केसी की वैल्यू पहले से ही मौजूद है, ठीक है। लेट सपोज कि किसी भी रिएक्शन के लिए आपके पास जो केसी है उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, दैट इज इक्वल टू लेट सपोज 1, ठीक है। अब आपके पास एक रिएक्शन चल रहा है और उस रिएक्शन में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 1/4, यानी आंसर जो है वो तकरीबन 0.25 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास जो केसी की वैल्यू आई है, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो की वैल्यू आई है वो 0.25 है, विच इज लेस देन केसी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो में प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी इफ वैल्यू ऑफ केसी या इफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो, इसे हम रिएक्शन क्वोशिएंट भी कहते हैं। आपने फर्स्ट 9th 10th की क्लास में इसी वैल्यू को, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो को रिएक्शन क्वोशिएंट के नाम से पढ़ा हुआ है और रिएक्शन क्वोशिएंट को आपने स्टडी किया हुआ है क्यूसी की वैल्यू से, याद आया है। तो अगर कहता है आपके पास क्यूसी की वैल्यू, ठीक है, लेस देन केसी आए, ठीक है ना, केसी की वैल्यू से कम आई है दिस वन, ये तो क्यूसी की वैल्यू थी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो, ये आपके पास केसी की वैल्यू से कम है। इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में मौजूद है। इफ द रेशियो मीन वही क्यूसी इज लेस देन केसी, दिस इंप्लाइज दैट मोर ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लिखा हुआ उसमें, ठीक है, टू अटेन द इक्विलिब्रियम, देयरफॉर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी चूंकि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट रिक्वायर होंगी ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, ठीक है। अब अगर सेकंड केस आप देखते हो, लेट्स सी कि आपके पास QC की वैल्यू, लेट्स सपोज कि KC वही है रिएक्शन के लिए 1, ओके, लेकिन आपके पास जो QC यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो जो है वो आ जाती है 4। 4 कैसे आएगी, जब आपके पास प्रोडक्ट लेट सपोज 4 है और रिएक्टेंट 1 है, ऐसा ही होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है। इस केस में आप देख रहे हो कि हमारे पास जो QC है, QC is greater than KC,
ये साबित कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं और रिएक्टेंट कम कर रहे हैं। तो लिहाजा रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ताकि रिएक्टेंट की अमाउंट को बैलेंस किया जा सके। और ये हमें ये भी बताता है कि द रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम इट शुड मूव बैकवर्ड। द रेशियो इज ग्रेटर देन Kc, it means that the reverse reaction will occur to attain the equilibrium. When the reaction is equal to Kc, यानी आपकी Qc की वैल्यू और Kc की वैल्यू बराबर आ रही है, then you will say that the reaction is at equilibrium. Now we can see that extent of reaction. Extent of reaction का मतलब है कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो। ये हमें कैसे पता चलता है, Kc की वैल्यू से। अब आपको पता है कि अगर पावर्स में वैल्यूज पॉजिटिव में हो तो लार्ज वैल्यूज कहलाती है। जैसे अगर किसी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 10⁻55 पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल ओजोन है। ओजोन जब डीकम्पोज होती है एट 25 डिग्री सी, ऑक्सीजन गैस में डीकम्पोज होती रहती है नॉर्मली आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। अब क्या होता है कि जब ओजोन डीकम्पोज होती रहती है तो इसका जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10⁻55 है। 10⁻55 इज अ लार्ज वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि Kc बहुत लार्ज है, दैट मीन्स दैट मोर ऑफ द प्रोडक्ट इज देयर, यानी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ठीक है। इफ Kc वैल्यू, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, दिस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉल, स्मॉल कैसे है, जैसे सपोज ये आपके पास HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस बन रहे हैं एंड Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 10⁻13। टेम्परेचर भी इतना हाई है 2000 डिग्री से। 2000 डिग्री सी पर HF डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में, अपने हाइड्रोजन और फ्लोरीन कन्वर्ट बैक इनटू HF एंड इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है और इस इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻13 है। 10⁻13 is a small value which means that less product is formed and more of the reactants are there, यानी ये reaction almost incomplete। If the value is Kc is very small, they show a very little forward reaction। कहते हैं अगर वैल्यू इससे भी कम आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या है कि आप समझ लें कि रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ा ही नहीं और ये एक तरह से इनकम्प्लीट रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ Kc वैल्यूज। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर एक रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, ठीक है, यानी एक रिएक्शन है जो पहले से इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, अब अगर उस रिएक्शन को एक खास टेम्परेचर पे, अब अगर आप उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर डिस्टर्ब करो बाय चेंजिंग इन कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, दैट कंडीशंस मे बी कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। अगर एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, अगर हम उसकी ये तीन कंडीशंस चेंज करें तो फिर Kc की वैल्यू उसके साथ क्या होगा, ठीक है। इसको देखने के लिए लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं। अब लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ स्ट्रेस का मतलब है इस वक्त मेरे पास एक कंडीशंस, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेस, ठीक है। इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे सो एज टू नलिफाई एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। यानी इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम मौजूद है, आप उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर, तो सिस्टम जो है वो उसको अनडू करने की कोशिश करेगा, ठीक है, will act in such a way so as to nullify as far as possible the effect of that stress. The system cannot completely cancel the effect of change. Sometimes ऐसा होता है कि 100% को effect तो रिवर्स बैक नहीं कर सकता, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकता है। लीच-एटलियर प्रिंसिपल हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फॉर ascertaining the position and composition of the physical and chemical equilibrium. इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब आपने लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ लिया है कि अगर आप किसी सिस्टम पर चेंज इन कंसंट्रेशन करेंगे तो सिस्टम उस कंसंट्रेशन के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा। दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन बिस्मथ क्लोराइड एंड वाटर। अगर बिस्मथ क्लोराइड एक सॉल्ट है, जब हम इसे वाटर में सस्पेंड कर वाटर में डालते हैं तो ये एक मिल्की सी अपीयरेंस देता है, यानी मिल्की सा सॉल्यूशन बनाता है जिसे हम आर्टिफिशियल मिल्क कहते हैं, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड BiOCl। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मिल्क। अब ये जो आर्टिफिशियल मिल्क है along with HCl, ये आपके पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है,
ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है और इसका इक्विलिब्रियम ये है KC BiOCl दिस वन। ठीक है, अब अगर कहता है इस रिएक्शन में आप क्या करें कि यहाँ पर इसको आसानी से समझाती हूँ आपको, अगर आपको समझ आ जाए तो यहाँ से अगर हम BiCl3 प्लस H2O में फर्दर मजीद अगर इसके अंदर BiCl3 ऐड करते हैं, यानी अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा BiCl3 वाटर से फिर रिएक्ट करेगा और मोर मिल्क की अपीयरेंस आएगी, यानी BiOCl बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ ये भी कह सकती हैं आप कि आप बिस्मुथ क्लोराइड तो सॉल्ट है ये ना डालें, बल्कि आप इसके अंदर वाटर डालना शुरू कर दें, तो जितना आप वाटर डालते जाएंगे उतना वाइट मिल्क आर्टिफिशियल मिल्क बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन केसी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट डालना शुरू कर दें तो रिएक्शन किस टाइप पे निकल जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा BiCl3 और वाटर बनना शुरू हो जाएगा और मिल्क की अपीयरेंस खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी एडिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल शिफ्ट द डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम रिमूव कर, लेट सपोज कि आप यहाँ से BiOCl निकालना शुरू कर, रिमूव कर, तो रिमूव कर देंगे जब आप किसी चीज को तो बैलेंस खराब हो जाएगा और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा BiCl3 एंड वाटर बनेगी और रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये एक आसान सी बात है, इसे आप आसानी से समझ लें कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें ना, कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट बढ़ाना या कम करना। अगर हम वाटर रिएक्शन मिक्सचर में डाल देंगे तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि ज्यादा वाटर आया तो BiCl3 से ज्यादा मिलेगा, लेकिन केसी अचीव रहेगा। इसी तरह अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई चीज निकालना शुरू कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, प्रोडक्ट डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट की कमी हो रही है और रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पर कमी होगी किसी चीज की। ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये इस पूरे टॉपिक में लिखे हुए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है यही इजी वे है इन चीजों को याद करने का। आपके पास है, कहते हैं एक्व सॉल्यूशन ऑफ BiCl3 इज क्लाउडी। क्लाउडी क्यों है, मैंने अभी बताया, आर्टिफिशियल मिल्क की वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, क्या डाला है HCl जो कि प्रोडक्ट में था, it will disturb the equilibrium position and force the system to move in such a way so as to effect of addition HCl is minimized। क्या होगा फिर, HCl BiOCl से मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, the reaction will move in the backward direction to restore the equilibrium again and clear solution will be obtained। क्योंकि आपके पास एक तरफ clear solution था और एक तरफ आपके पास cloudy solution। ठीक है, however if water is added to the above solution the system will move in the forward direction and the solution will again become cloudy। The shifting of reaction to forward and backward direction by disturbing concentration is just according to Lee-Chatterjee's principle। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम कंडीशंस आ गई ना आपके पास, अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, अगर आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा। एक बात हो गई। इसके बाद अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करती हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और मजीद रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर आप रिएक्टेंट रिमूव करती हैं तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपस में मिलकर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। तो इट वाज चेंज इन कंसंट्रेशन या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन on equilibrium constant। Effect of change in pressure or volume। Change in pressure और volume को स्टडी करने के लिए the change in pressure और volume are important only for the reversible gaseous reaction। पहली बात तो आपने ये समझ ली कि जो change in pressure और volume है ये सिर्फ gaseous केस में हम स्टडी करेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम, अब गैसेस के केस में ये है कि हमारे पास जो है गैसेस का जो प्रेशर है वो उनकी कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और अगर हम PV इज इक्वल टू NRT के अकॉर्डिंग देखें या अगर हम बॉयल्स लॉ को देखें तो बॉयल्स लॉ आपको याद है कि दिस इज इक्वल टू P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, यानी वॉल्यूम अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता है और वॉल्यूम अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। सपोज करें आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेपरेशन का ये एक रिएक्शन है, SO3 गैस की प्रेपरेशन सल्फ्यूरिक एसिड में ये यूज होती है बाय यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस है वो आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यहाँ पे SO2 और ऑक्सीजन आपस में मिलकर SO3 बना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
इस रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसके 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के हमारे पास 2 मोल्स हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में उनकी जो प्रेशर है वो उनके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2SO3 पर प्रेशर कम है, या आप ये कह लें कि वॉल्यूम और एन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आप याद रखेंगे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर ये आपके पास एक रिएक्शन है, इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है तो वॉल्यूम कम है, इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, इस रिएक्शन को जब इक्विलिब्रियम अचीव कर जाए, आप जब इसके ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर जिस तरफ वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करें या प्रेशर इंक्रीज करेंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगी वॉल्यूम, आपने ये याद रखना है, इस तरफ वॉल्यूम डिक्रीज है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है, और इस तरफ वॉल्यूम इंक्रीज है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ओके, अब क्या है कि अगर हम प्रेशर इधर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और आपके पास ज्यादा से ज्यादा SO3 बनेगा, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा और ज्यादा से ज्यादा SO2 और ऑक्सीजन बनेगा। बहुत आसानी से आपने बस इस तरह याद करना है कि हम क्या देखेंगे किसी भी गैसियस फेज रिएक्शन में, किसी भी गैसियस फेज रिएक्शन में हम एक तो देखेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल्स कितनी हैं। ठीक है, SO3 में नंबर ऑफ मोल्स कम है तो वॉल्यूम भी कम है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, कम है। कम वॉल्यूम कब होता है, जब प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आपके पास जब प्रेशर ज्यादा होगा तो भी वॉल्यूम कम होगा और SO3 ज्यादा से ज्यादा बनेगी। इस तरफ आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर फिर क्या होगा, कम रखना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम पर, किस तरह चेंज करते हैं प्रेशर। अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा SO3 बनेगी, और अगर इस रिएक्शन मिक्सचर पर प्रेशर कम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा SO2 और ऑक्सीजन बनेगी, यानी SO3 डीकम्पोज होगी। ठीक है, तो अब जब आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगी, ठीक है, तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने पीछे लिखा था जब केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे। इसमें हम देख रहे हैं कि केसी और वॉल्यूम इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम इस रिएक्शन का वॉल्यूम, ठीक है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वॉल्यूम पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, अगर हम इस रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या चीज बनेगी, रिएक्टेंट्स बनेगी। और अगर हम इस रिएक्शन का वॉल्यूम कम करेंगे, यानी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स बनेगी। इन दिस केस आल्सो वॉल्यूम इज इनवर्स इन डिनोमिनेटर। इट मींस दैट इस रिएक्शन पर वॉल्यूम, यानी इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज इन वॉल्यूम से बनेगी, यानी PCl5। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है N2O4 के केस में भी ऐसा ही कुछ है कि both these reaction has the factor of volume present in denominator. The reason is that number of moles of products are greater than those of reactant, so increase in pressure will decrease X. ठीक है, to keep Kc value constant and the reaction will be pushed backward direction, क्योंकि reactant की जो वो है वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स वो कम है। ठीक है, the equilibrium position is disturbed but not the value of Kc. फिर देख लें, आपके पास ये N2O5 वाला है जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे भी देखें वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाएंगे जब आप, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा NO2 बनेगा, प्रेशर कम करेंगे तो। ठीक है, और अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम वॉल्यूम होगा, यानी N2O4 ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन Kc के अगर डिनोमिनेटर में आता है तो आप ये देख लें कि वैल्यू ऑफ Kc पर क्या इफेक्ट होता है। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी रिएक्शन की जो आप समझ लें एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्पफुल होता है।
टेम्परेचर चेंज करने पर रिएक्शन की केमिस्ट्री भी चेंज हो सकती है। सो अगर कोई रिएक्शन, ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दूसरी डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर एक रिएक्शन प्रोसीड ही हीट एब्जॉर्ब करने पर हो रहा है, तो अगर हम हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और केसी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी टेम्परेचर ऐसी चीज है जो केसी वैल्यू को भी चेंज कर सकती है। यानी हमने पढ़ा था कि केसी वैल्यू आर कांस्टेंट बट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। Most of the reversible chemical reaction are disturbed by change in temperature. ठीक है, for example, now look, the equilibrium constant change by change of temperature because the equilibrium position shifts without any substance being added or removed. ठीक है, क्योंकि heat add हो गई। Consider the following exothermic reaction. At equilibrium stage, if we take out heat and keep the system at this new lower temperature, reaction जो कि exothermic है, और हम क्या कर रहे हैं, हम मजीद हीट को इवॉल्व करवा रहे हैं। The system will readjust itself so as to compensate the loss of heat energy. More of carbon monoxide and water will combine to form CO2 and hydrogen molecule, thereby liberating heat because reaction is exothermic in forward direction. It means by decreasing temperature, we shift the initial equilibrium position to the right until a new equilibrium position is established. ठीक है, पहले जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो डिस्टर्ब होके अब नई इक्विलिब्रियम पोजीशन एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, इसी तरह जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है तो वो एंडोथर्मिक है। अगर हम इसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम पर जो पहुंच चुका है हीट करें, ठीक है, यानी हीट एब्जॉर्ब करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना शुरू कर देंगे और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। There are some other examples, for example solid Ki, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो Ki aqueous बनता है and the reaction is endothermic। इसका मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा हीट करेंगे सिस्टम को तो ज्यादा से ज्यादा aqua Ki बनेगा, और अगर आप इसको ठंडा करेंगे, चिल करेंगे, तो Ki solid आपके पास ज्यादा आएगा। Let's have a saturated solution of Ki in water at a given temperature. It has attained equilibrium at this temperature. A rise in temperature at equilibrium favors more dissolution of the salt. यानी rise in temperature mean आप heat temperature बढ़ाएंगे तो equilibrium जो है वो सब डायरेक्शन ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा और salt पानी में ज्यादा फल हो जाएगा। Equilibrium is shifted to the forward direction. On the other hand, cooling will favor crystallization of salt. Solid बनना शुरू हो जाएगा। बट अगर कुछ हमारे पास ऐसे भी सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, जिनका इक्विलिब्रियम, जिनके अंदर डिसोल्यूशन, जिनकी डिसोल्यूशन वाटर में जो है वो ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ही वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शंस पर चेंज इन टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैटलिस्ट तो हर केस इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम डायरेक्शन किसी को चेंज नहीं करता, क्योंकि कैटलिस्ट जस्ट डालें अगर हम तो वो फिर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन की स्पीड को इक्वली इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट has no effect on the Kc value. That's all about today's lecture.